आज का जो टॉपिक है वो है किसी प्रेरक या प्रेरक कुंडली में संचित ऊर्जा। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक संधारित्र में संचित ऊर्जा, और संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान हम लोगों को मिला था 1/2 CV²। तो जब कभी भी अगर हम इस कुंडली का संचित ऊर्जा निकालेंगे तो वो भी इसी प्रारूप में प्राप्त होगा। अब वहां पर धारिता था तो C मिला है, वहां पर विभव था तो V मिला है। अब यहां पर देखेंगे कि क्या प्राप्त होगा, लेकिन अंततोगत्वा व्यंजक का प्रारूप इसी रूप में होगा, 1/2 CV² के रूप में होगा। किसी भी प्रेरक में अथवा प्रेरक कुंडली में संचित ऊर्जा निकालने के लिए सबसे पहले उस कुंडली को हम एक बैटरी और एक कुंजी की सहायता से एक परिपथ में जोड़ देते हैं। आखिर उस प्रेरक कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तभी तो पता चलेगा कि यह कितना जो है वह एनर्जी जनरेट कर रही है। समझ में आ रहा है? और एनर्जी जनरेट करके यह कितना जो है उसको क्या कर ले रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, संचित कर रही है, और उसी संचित ऊर्जा का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम अगर सबसे पहले देखें तो यहां पर यह कह सकते हैं कि एक कुंडली है जिसकी लंबाई L है, और इस कुंडली को एक परिपथ में बिंदु A और B के बीच रखा गया है, जोड़ा गया है, और इस पूरी व्यवस्था को एक बैटरी और एक कुंजी लगा करके पूर्ण किया गया है। अर्थात एक L लंबाई की कुंडली है जिसे एक परिपथ में बैटरी और कुंजी लगा करके जोड़ दिया गया है, और जब विद्युत धारा इस कुंडली से प्रवाहित होती है तो ऐसी स्थिति में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो फैराडे के नियम से हो जाता है E बराबर -L/dI/dt। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो पता चलता है कि फैराडे के नियम से कुंडली के लिए क्या आ जाता है, तो फैराडे के नियम से हमें प्राप्त होता है E बराबर -L और dI/dt, जहां dI/dt जो है वह क्या है, तो धारा में परिवर्तन की दर है। बटा में जब समय आ जाता है तो उसका मतलब होता है परिवर्तन का दर या समय के सापेक्ष परिवर्तनशील राशि। तो जो अंश में है वो I है, तो I में ही परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं किसके सापेक्ष परिवर्तित होती है, समय के सापेक्ष। इसीलिए कई बार जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो ये सलाह देते हैं कि जब कभी भी किसी का समय खराब हो तो उसका साथ देना चाहिए, न कि उसका टांग खींचना चाहिए, न कि उसकी आलोचना और बुराई करनी चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब उसका वक्त बदलेगा। ये हम नहीं, एक अवध ओझा सर है वो भी कहते हैं कि जब व्यक्ति संघर्ष में हो तो संघर्ष में साथ देना चाहिए, क्योंकि वो बेकार नहीं बैठा है, वो क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। आज संघर्ष कभी भी बेकार नहीं जाता है। तो जो उम्र में बड़े शिक्षक हैं उनका जीवन का तजुर्बा है ना जी, उन्होंने कई सारे लोगों को देखा है ना कि संघर्ष करता हुआ व्यक्ति भी क्या हुआ है, सफल हुआ है। तो इसीलिए अगर हम देखें तो पता चलता है कि जीवन में आपके भी कभी अगर कोई संघर्ष करता दिख जाए तो उसका हाथ पकड़ के खींचना चाहिए आगे की ओर, न कि टांग पकड़ के पीछे की ओर खींचना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो अब यहां पर भी अगर आप देखते हो तो -L/dI/dt, तो dI/dt से पता चलता है कि जो I है वो क्या है, विद्युत धारा है, और विद्युत धारा में परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष हो रहा है। तो ये E बराबर -L/dI/dt जो आप देख रहे हैं, इसमें ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है, तो ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि प्रवाहित होने वाली धारा उस कारक का ही विरोध करती है जिसके कारण वह परिपथ में उत्पन्न हुई है। तो कौन वह कारक है, E है। अर्थात प्रवाहित होने वाली धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल का ही क्या करने लगती है, विरोध करने लगती है, इसीलिए यहां पर ऋणात्मक चिन्ह है। अगर आप इस स्टेटमेंट को न लिखना चाहें तो भी ठीक है, लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा। लिख देंगे कि यहां ऋणात्मक चिन्ह, यहां ऋणात्मक चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि, इस बात को प्रदर्शित करता है कि
विद्युत धारा या कुंडली में उत्पन्न विद्युत धारा या कुंडली से गुजरने वाली विद्युत धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या करती है? विरोध करती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का विरोध करती है। बल का विरोध करती है। कोई दिक्कत? अब जब आपको इतना भी क्लियर हो गया कि यह प्रेरित विद्युत वाहक बल का विरोध करती है, तो आखिर इस कुंडली से धारा को प्रवाहित करने में कितना कार्य किया गया और कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ और कितना आवेश इस कुंडली से होकर के प्रवाहित हो रहा है, इन सब का गणना करेंगे। तो हमको तो पता ही नहीं है कि एगो आवेश है कि दूगो आवेश है, तो मान लेंगे कि क्यू आवेश जो है वह गुजर रहा है। कोई दिक्कत? तो यदि हम देखें तो यहां पर कह सकते हैं कि यदि एल लंबाई की कुंडली में या यदि कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही हो, आई धारा प्रवाहित हो रही हो तथा वैद्युत वाहक बल E हो, वैद्युत वाहक बल E हो, तो विभव के परिभाषा से क्या हो जाएगा बच्चा? विभव के परिभाषा से। तो अगर विभव के परिभाषा से आप देखिएगा तो आपको बताए हैं कि V बराबर होता है W बाई Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा? तो W बराबर हो जाएगा V इंटू Q। अब कुंडली को आवेशित करने में या कुंडली से धारा को प्रवाहित करने में कितना अल्पतम कार्य किया गया? क्योंकि ऊर्जा का तो सामान्य स्वरूप यही होता है कि जो हम कार्य करते हैं वही किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। होता है या नहीं होता है? इसका मतलब कि हमें कुंडली की संचित ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए किए गए कार्य का परिमाण ज्ञात करना होगा, और वही किया गया कार्य इस कुंडली में संचित ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा, या ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हम जो कार्य करेंगे वही ना उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होगा। हम इस पेन को इस सतह से उठाए, यहां पर लाए, कुछ कार्य किए, थोड़ा सा कार्य किए तो इसमें थोड़ी सी ऊर्जा है। अगर हम इस पेन को उठाए और यहां तक लेकर के आए, ज्यादा कार्य कर दिए, और इसको जब नीचे गिराएंगे तो उस समय जो स्पर्श आभास हुआ, क्या यहां से गिरने के बाद भी वही आभास होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब कि मेरे द्वारा किया गया यह अधिकतम कार्य इसमें किस रूप में संचित हो गया? ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। जैसे ही इसको मुक्त पतित किया मैंने, स्वतंत्र रूप से गिरा दिया, तो वह ऊर्जा फिर किस में बदल गया? गतिज ऊर्जा में। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। अब यहां पर अगर हम देखें तो W बराबर V इंटू Q आया, तो लिखेंगे इसमें कि यदि कुंडली से धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं तो उस दौरान कितना अल्पतम कार्य किया गया है। अल्पतम कार्य के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवकलन का। अब पूरा कार्य दिखाने के लिए समाकलन का। अब यहां पर जब धारा प्रवाहित होगी कुंडली में तो किया गया अल्पतम कार्य निकालेंगे, तो लिखेंगे कि कुंडली में धारा प्रवाह के दौरान, कुंडली में धारा प्रवाह के दौरान किया गया अल्पतम कार्य। तो किया गया अल्पतम कार्य निकालेंगे तो किसका उपयोग करेंगे? अवकलन का। तो किया गया अल्पतम कार्य निकालेंगे तो यहां पर क्या आया है? W बराबर V इंटू Q ना। अब W क्या हो जाएगा? DW। अब V के जगह पर E, और Q के जगह पर DQ। कोई दिक्कत? अब क्या होगा? तो इसलिए DW बराबर E के जगह पर माइनस L DI बटे में कितना? DT I इंटू कितना? DQ हो जाएगा। अगर हम इसको और बढ़िया से हल करें तो DW बराबर माइनस L ना, इंटू DI ऐसे ही रहने देते हैं, और ये DQ बटे में कितना? DT कर देते हैं। तो आपको भी पता है कि I बराबर होता है Q बाई T। होता है या नहीं होता है? तो आवेश में जब परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष तो उसे विद्युत धारा कहते हैं।
तो माइनस एल ऐसे ही, डी आई ऐसे ही, और इसका मान क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो हो गया माइनस एल आई और कितना, डी आई। यह किया गया अल्पतम कार्य है, तो लिखेंगे इसलिए कुंडली के लिए ही ना कार्य कर रहे हैं, तो लिखेंगे कि इसलिए प्रेरक कुंडली के परिपेक्ष मतलब जो जरूरत है उस कुंडली को, तो कुंडली को जरूरत क्या है कि उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो और उसमें संचित ऊर्जा हो जाए, यानी ऊर्जा उसमें क्या हो जाए, संचित हो जाए। तो कुंडली के परिपेक्ष में किया गया कुल कार्य, तो जब हम किया गया कुल कार्य निकालेंगे तो कार्य बराबर क्या होगा, यही वैल्यू ना, माइनस एल आई और फिर कितना, डी आई। तो कुल कार्य निकालेंगे तो समाकलन कर देंगे, क्या कर देंगे, समाकलन। और ऋणात्मक चिन्ह के बारे में तो बताए ही थे कि ऋणात्मक चिन्ह केवल क्या दिखाता है कि वह उसका विरोध कर रहा है, यानी गणना में वो मान क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। इस पर चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लास में भी कि ऋणात्मक चिन्ह केवल विरोध को दिखाता है, गणना में हमेशा क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। तो डी डब्ल्यू का अगर समाकलन करेंगे, अच्छा कहां से कहां तक, तो मान लेते हैं कि अगर हम कुल धारा प्रवाहित कर रहे हैं कुंडली में तो शून्य तक है, यानी कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और एकाएक उसमें हम पहुंचा रहे हैं सबसे उच्च धारा, और उच्च धारा तक पहुंचाने में किया गया हम कार्य निकाल रहे हैं। यही बल्कि कथन लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा, लिखेंगे कि कुंडली में धारा का मान शून्य से शिखर तक पहुंचाने में किया गया कुल कार्य। तो शिखर तक पहुंचाने में तो धारा का शिखर मान I0 से सूचित किया जाता है। अब इसका मान 0 से लेके कहां तक ले लेंगे, I0 तक। अब जब W का समाकलन करेंगे DW का, तो W हो जाएगा, L को कर देंगे बाहर, 0 से कहां तक, I0 तक, और ये हो जाएगा I और DI। तो W बराबर हो जाएगा L, घात में वृद्धि और उसी घात से भाग हो जाएगा 0 से कहां तक, I0 तक। अब W बराबर क्या हो जाएगा, L, और ये हो जाएगा I स्क्वायर अब बटे में कितना, 2, कहां से कहां तक, तो 0 से I0 तक। तो W बराबर 2 को बाहर निकाल देते हैं, L बटा में 2, और ये हो गया I स्क्वायर 0 से कहां तक, I0 तक। तो W बराबर तो 1 बटा 2 होगा ना। आइए I के जगह पर क्या रखेंगे, I0, तो I0 का स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर। अब टोटल जो मान है वो क्या मिल जाएगा, तो ये L बटा में 2 है, तो W बराबर आ गया L बटा में 2। I0 स्क्वायर में से 0 स्क्वायर घटाएंगे तो I0 का स्क्वायर रहेगा ना, तो टोटल W बराबर क्या मिल गया, 1/2 LI0 स्क्वायर। अभी ये जो आप मान देख रहे हैं, यही किया गया कार्य कुंडली में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किया गया यही कार्य किस रूप में संचित हो जाता है, तो कुंडली में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो अगर यह संचित हो गया तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा को किससे सूचित करेंगे, U से ना, तो 1/2 हो गया, और फिर आ गया LI0 स्क्वायर, तो LI0 स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये जो आप मान देख रहे हैं LI0 स्क्वायर, क्या ये जो बोले थे उसके समतुल्य है। तो अब आप खुद बताइए कि हमने पढ़ाया संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 CV स्क्वायर, अभी प्रेरक कुंडली में निकाल दिए 1/2 LI0 स्क्वायर, क्या दोनों एक दूसरे के समतुल्य नहीं है। जब दोनों टॉपिक को समकक्ष रखिएगा, एक पेज पर हल कीजिएगा संधारित्र में संचित ऊर्जा, और एक पेज पर जो सामने रहेगा कॉपी में हल कीजिएगा एक कुंडली में संचित ऊर्जा, तो आप देखिएगा कि दोनों ही टॉपिक एक दूसरे के समान है।
दूसरा चीज, गणितीय पद ही तो है, कुछ है। गणित जिसका मजबूत होगा, क्या वो फिजिक्स का ये व्यंजक प्राप्त नहीं कर लेगा? ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट हैं। लेकिन फिर भी जब बच्चे पास होते हैं 10 क्लास, तो उनके मन में जो बात डाला जाता है कि एक शिक्षक कैसे सारे विषय को पढ़ा सकते हैं, तो क्या वो ये बात जानते हैं कि दोनों व्यंजक है या पूरा चुंबकत्व स्थिर वैद्युत से जुड़ा हुआ है? इन बातों से अनभिज्ञ है, तो पर भी कर लेते हैं। तो जब कभी भी अगर किसी का भी मैथ स्ट्रांग हो, तो उसका फिजिक्स स्ट्रांग ही होगा। अभी तो न्यूमेरिकल देखोगे तो बनाते हैं ना न्यूमेरिकल, तो जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं तो क्या उसमें मैथ नहीं आता है? अब हम लोग जहां पर हैं वहां देखते हैं कि जैसे ही ये बातें कही जाती हैं तो नए नए बच्चे जो 10 क्लास पास करके 11th में आते हैं भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही किसी को बोलना चाहिए ये बातें। हालांकि हम लोग जो फिजिक्स में अभी टॉपिक देखे हैं, इसी तरह से अभी और आगे टॉपिक देखेंगे जिसमें गणितीय गणना के आधार पर ही अगला टॉपिक भी बनेगा, व्यंजक प्राप्ति करेंगे। आज के टॉपिक में केवल इतना ही। जो ऑनलाइन विद्यार्थी देख रहे हैं इच्छुक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आप अपने मित्र बंधु को भी शेयर कर सकते हैं। और साथ साथ जो क्लास में बैठे हुए लोग हैं, कम से कम उतना लाइकवा कर दीजिए कि वीडियो थोड़ा आगे बढ़ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।